नमस्कार, मैं हूं माधवी और उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में समाज सेवक कुलदीप रावत ने जनता से भाजपा के लिए वोट देने की अपील की। तिलवाड़ा में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में कुलदीप रावत ने कहा, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज जन जन तक उनकी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैंने राजनीति जनता की सेवा के लिए की है और बीजेपी में आकर मैंने जनहित का विश्वास पाया है। आज एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी प्रत्याशी के साथ खड़ा हूं। केदारनाथ से प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। बीजेपी में आए कुलदीप रावत और हम एक ही माला के फूल हैं। संगठन में ही शक्ति होती है। उन्होंने जनता से अपील की कि वो केदारनाथ से कमल खिलाकर पीएम मोदी को पुष्पमाला भेंट करें। आपको बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में समाज सेवक कुलदीप रावत ने जनता से भाजपा के लिए वोट देने की अपील की है। तिलवाड़ा में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में कुलदीप रावत ने कहा, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज जन जन तक उनकी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैंने राजनीति जनता की सेवा के लिए की है और बीजेपी में आकर मैंने जनहित का विश्वास पाया है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर हैं। सतीश, समाज सेवी कुलदीप रावत बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या बीजेपी को इससे कोई फायदा होगा? देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि कुलदीप रावत समाज सेवी नहीं, वो एक आज भाजपा के कार्यकर्ता हैं। क्योंकि भले वो उससे पहले 2 बार जो है निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और अब जो है लोकसभा चुनाव के टाइम पे वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं और वो भी टिकट के दावेदार थे भाजपा से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। टिकट उनको मिली आशा नौटियाल की मिली। तो पूर्व विधायक रह चुके हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं आशा नौटियाल। और तीसरे इस बार जो उनको क्या कहते हैं, जब चला रानी रावत को टिकट मिली थी, कांग्रेस से आई थी और इस समय फिर जब उनकी मृत्यु हो गई तो आशा नौटियाल को टिकट दी गई है। लेकिन हाँ, ये इतना है कि जो भी तीनों प्रत्याशी जो पहले निर्दलीय लड़ते थे वो आज भाजपा में शामिल हो चुके हैं और भाजपा में शामिल होने से अब देखना यह है कि भाजपा को कितना फायदा मिलता है। लेकिन पूरी तरह से वो प्रचार प्रसार में लगे हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा को जीत मिल सके। वो लगातार, चाहे मैं उनकी बात करूं, कुलदीप रावत की बात करूं या अन्य 2 प्रत्याशी जो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे, वो आज जो है भाजपा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। अल्मोड़ा के मार्चुला में हुए बस हादसे पर कांग्रेस ने भी मृतकों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही घायल परिवारों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की है। साथ ही इस बस हादसे को लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि आरटीओ के द्वारा बसों की फिटनेस और सुरक्षा को जांचने परखने में भारी लापरवाही हुई है, जिसकी सीधी जिम्मेदार सरकार है। साथ ही उन्होंने मुआवजे की राशि को बढ़ाने की भी मांग की है और कहा है कि इस महंगाई के दौर में मृतकों के परिवार को 25 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। साथ ही घायलों का मुफ्त उपचार भी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। हमारे संवाददाता कोठारी हैं फोन लाइन पर। कोठारी, कांग्रेस ने धामी सरकार से पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की है, तो धामी सरकार की तरफ से क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, मैं बात करूं तो कांग्रेस लगातार जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो कांग्रेस आवाज जरूर उठाती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओवरलोडिंग, कि जिस गाड़ी में 38 सवारी बैठते हों उसमें 60 कैसे बैठे हुए थे, जिसमें 40 बैठते हैं उसमें 60 कैसे बैठे हुए थे। इस तरीके से ओवरलोडिंग का बहुत ज्यादा मामला है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में।
और जहाँ पे जो है पहाड़ी क्षेत्र है और घुमाव रोड है, मोड़ ज्यादा है, साथ ही चढ़ाई ज्यादा है, तो इस तरीके से जो घटनाएं आती हैं तो ओवरलोडिंग के कारण आती हैं। जब गाड़ियां अनियंत्रित होती हैं और या तो उनके टायर फट जाते हैं, तो उसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती है सरकार पे। साथ ही कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया है कि जिस तरीके से आज स्थिति है, तो कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए उनको, मृतक के परिवार वालों को, और जो घायल हैं उनका उपचार जो है फ्री किया जाए। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर आयोजित हुए गंगा उत्सव में लेजर शो आकर्षण का केंद्र रहा। बीते शाम के वक्त यहां भव्य गंगा आरती की गई। उसके बाद लेजर शो के जरिए गंगा अवतरण और गंगा से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया। जगमगाती लेजर लाइटों वाले शो में गंगा में कई आकृतियां बनती हुई नजर आईं। गंगा आरती और लेजर शो के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और NMCG के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गंगा आरती में एक खासा लेजर शो प्रस्तुत किया गया हरिद्वार में, और हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर आयोजित हुए गंगा उत्सव में लेजर शो आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र रहा। बीते शाम के वक्त यहां भव्य गंगा आरती की गई। इसके बाद लेजर शो के जरिए गंगा अवतरण और गंगा से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया। जगमगाती लेजर लाइटों वाले शो में गंगा में कई आकृतियां बनती हुई नजर आईं। हमारे संवाददाता रुपेश वालिया फोन लाइन पर हैं। रुपेश, नमामि गंगे घाट पर गंगा आरती और लेजर शो को लेकर श्रद्धालुओं में क्या खासा उत्साह देखने को मिला? देखिए माधवी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। श्रद्धालुओं में वाकई बहुत उत्साह था, क्योंकि ये जो लेजर शो है, ये नमामि गंगे द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था गंगा उत्सव के बाद ये शाम को लेजर शो शुरू हुआ और लेजर शो में भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जुटे और जितने लोग जुटे थे वो सब इस चीज को देखकर उत्साहित थे कि इस प्रकार का लेजर शो कराया गया है, क्योंकि लेजर शो के माध्यम से कई प्रकार की आकृतियां जो निकल के आ रही थी, उसके बाद ही जो जितने श्रद्धालु थे वो वाकई उत्साहित और बड़े खुश भी नजर आए। और साथ ही साथ जो गंगा उत्सव का कार्यक्रम किया गया था, नमामि गंगे द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें केंद्रीय मंत्री CR पाटिल वहां पर मौजूद थे। और उनके बाद हालांकि आना तो मुख्यमंत्री को भी था, लेकिन मुख्यमंत्री जो अल्मोड़ा में बस हादसा हो गया था उस कारण मुख्यमंत्री नहीं आ पाए। लेकिन लेजर शो क्योंकि आकर्षण का केंद्र बना रहा, तो लेजर शो में बहुत भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जुटे और उन्होंने लेजर शो की सराहना भी की। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। पौड़ी जिले में सड़क हादसे की रोकथाम के लिए सड़कों पर दौड़ रहे अनफिट वाहनों पर परिवहन विभाग शिकंजा कस रहा है। इस साल अब तक परिवहन विभाग ऐसे 113 अनफिट वाहनों को सीज कर चुका है, जो फिटनेस अवधि समाप्त होने के बावजूद भी बगैर रीन्यू फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रहे थे। जबकि परिवहन विभाग ने उन वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे हैं जिनके वाहन फिटनेस की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक परिवहन विभाग का वाहनों का फिटनेस टेस्ट नहीं करवाया है। RTO पौड़ी ने बताया कि सड़क हादसों की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि पौड़ी जिले में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए सड़कों पर दौड़ रहे अनफिट वाहनों पर परिवहन विभाग शिकंजा कस रहा है और इस साल अब तक परिवहन विभाग ऐसे 113 अनफिट वाहनों को सीज कर चुका है, जो फिटनेस अवधि समाप्त होने के बावजूद भी बगैर रिन्यू फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रहे थे। जबकि परिवहन विभाग ने उन वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे हैं जिनके वाहन भी फिटनेस की अवधि पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब तक परिवहन विभाग का वाहनों का फिटनेस टेस्ट नहीं करवाया है। RTO पौड़ी ने बताया कि सड़क हादसों की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर ने कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में मात्र एक ही कर्मचारी प्रदीप कुमार पर्यवेक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि अधिकारी सहित 19 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित कर्मचारियों की वेतन रोकने के लिए एसडीएम ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आए दिन कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी के चलते कार्यालय में जनता परेशान हो रही थी, जिसके बाद निरीक्षण कर तमाम खामियां पाई गईं। हालांकि आगे भी इस तरह की शिकायतें मिलने पर आगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आगे भी लापरवाही कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि डीएम ने कर्मचारियों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए बोला है कि जो भी कर्मचारी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाएगा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर ने कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में मात्र एक ही कर्मचारी प्रदीप कुमार पर्यवेक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि 19 अधिकारी कर्मचारी सब अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित कर्मचारियों की वेतन रोकने के लिए एसडीएम ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आए दिन कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी के चलते कार्यालय में जनता परेशान हो रही थी, जिसके बाद निरीक्षण कर तमाम खामियां पाई गईं। हालांकि आगे भी इस तरह की शिकायत मिलने पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आगे भी लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल में यात्रियों के लिए बस व्यवस्था न होने से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां बता दें, अल्मोड़ा जनपद और नैनीताल से सटे सल्ट के मारचूला के पास बस एक्सीडेंट को लेकर नैनीताल परिवहन निगम भी सतर्क हो गया है और अधिक सवारी ले जाने से बिल्कुल मनाही कर दी गई है। इसका लाभ जमकर टैक्सी वाले उठा रहे हैं और मनमाने ढंग से यात्रियों से किराया वसूल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 11 किलोमीटर सरोवर नगरी नैनीताल से भवाली का पर यात्री किराया जो 30 रुपए है, टैक्सी चालकों ने 50 रुपए लेना शुरू कर दिया है। इसी तरह हल्द्वानी का भी मनमाफिक किराया वसूला जा रहा है, पर प्रशासन की नजर इस पर अभी तक पड़ी नहीं है। यात्रियों को बस न मिलने से बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। दीपावली छुट्टियों में जमकर पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ था और कई लोग दीपावली में अपने अपने घर आए हुए थे और वापस जा रहे, तो बस सुविधा उपलब्ध न होने से टैक्सी से यात्रा करना उनकी मजबूरी हो गई है, जिसका फायदा जमकर टैक्सी चालकों ने उठाया। प्रशासन द्वारा इन लोगों के रेट तय किए गए हैं, उसके बाद भी ये टैक्सी चालक अपनी एकता का प्रमाण देते हुए नहीं चूक रहे हैं। एक चालक ने मना किया तो सब मना कर देते हैं। इसका फायदा यहाँ लोग जमकर उठाते हैं। लोगों का कहना है कि परिवहन विभाग ने गाड़ियों का बेड़ा उठाना चाहिए और त्योहार के आसपास में तो विशेष ध्यान देना चाहिए। हरिद्वार के जमालपुर कला में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। अन्य व्यक्ति से संबंध होने के शक में आरोपी सुरेंद्र ने पत्नी लक्ष्मी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी और फरार हो गया। मृतका की उम्र करीब 35 साल है। महिला की हत्या की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फरार आरोपी दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी पर शक करता था और इसी को लेकर उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। आपको बता दें कि हरिद्वार के जमालपुर कला में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अन्य व्यक्ति से संबंध होने के शक में आरोपी सुरेंद्र ने पत्नी लक्ष्मी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी और फरार हो गया। मृतका की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है। महिला की हत्या की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरार आरोपी दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था और पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी पर शक करता था और इसी को लेकर उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जिसकी
वजह से पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मॉनसून की विदाई के बाद सूखे का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में 3 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही देहरादून में आगामी कुछ दिनों में हल्का कोहरा छा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश न होने की वजह से दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। आने वाले 4-5 दिनों में भी प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इन तीनों जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। उधर देहरादून में इस सप्ताह सुबह शाम हल्का कोहरा आ सकता है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी। मौसम विभाग की जानकारी दे रहे हैं आपको कि मानसून की विदाई के बाद सूखे का सामना कर रहे उत्तराखंड में 3 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही देहरादून में आगामी कुछ दिनों में हल्का कोहरा छा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश न होने की वजह से दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। आने वाले 4-5 दिनों में भी प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। बागेश्वर में मौसम ने करवट बदली है। कपकोट और दुगनाकुरी में झमाझम वर्षा हुई। ओलावृष्टि के साथ ही पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट में मौसम का पहला हल्का हिमपात हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है। सुबह कोहरा छाया रहा। 10 बजे के बाद हल्की धूप निकली। अपराह्न बाद बादल छा गए और कपकोट के उच्च हिमालयों गांव में वर्षा और ओलावृष्टि हुई। दुगनाकुरी तहसील के कई गांवों में वर्षा होने से ठंड बढ़ गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।